जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित। और ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें सभी भारत के जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में ये वीडियो है। तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ही अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो भी इन चीज़ों को तो आपको पता होना ही चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे नेक्स्ट रीट का एग्ज़ाम है, आगे ईओआर का जो एग्ज़ाम है, या फिर आगे सीईटी के एग्ज़ाम होंगे, उनमें इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है भी, क्योंकि ये जो प्रतीक है, हमें भारत का नागरिक होने के नाते इन प्रतीकों के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पूरे वीडियो को आप देखना है ध्यान से। और आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक, हर एक देश की एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया जाता है। हर एक क्षेत्र में उसकी एक पहचान बताई जाती है, और जो राष्ट्रीय प्रतीक हो जाता है ना, उसको फिर ज़्यादा महत्व दिया जाता है अन्य चीज़ के मुकाबले। ठीक है, तो जैसे यहाँ हम उनका आदर भी करते हैं क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बन जाता है। और भारतीय संविधान में ऐसा उल्लेख है, और हमारे मूल कर्तव्य भी यही कहते हैं। आपने मूल कर्तव्य पढ़े होंगे 10, उसमें पहला ही शब्द आता है मूल कर्तव्य में कि हम राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान, जो भारतीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका हम आदर करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखिए। तो पहला मैंने लिया है राष्ट्रीय चिन्ह। अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भाई? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। आपने अशोक स्तंभ बहुत जगह देखा होगा। ऐसे इसमें 4 शेर होते हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं। ये चारों दिशाओं का ज्ञान कराते हैं। अशोक स्तंभ मतलब राजा अशोक हुआ थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उसकी जो रणनीति थी ना 24 घंटे अपने क्षेत्र पे नज़र रखने की, तो वो अशोक स्तंभ से ही प्रेरित होता है कि वो अपने समय के समय अपने राजा था उस समय। आपको पता है कि इसने 16 महाजनपद थे, उन पे शासन किया था। तो किस प्रकार उनकी नीति, किस प्रकार वो सतर्क रहता था, ये अशोक स्तंभ के चारों शेर बताते हैं, चारों दिशाओं में उनका। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो अशोक स्तंभ है, उसके नीचे की बात करें, यहाँ इस जगह एक शब्द लिखा रहता है नीचे इसके, सत्यमेव जयते। और यहाँ एक चित्र होता है हाथी का, एक चित्र होता है सांड का, एक चित्र शेर का। ये चित्र ही यहाँ इस जगह चित्र होते हैं। और इसके नीचे क्या लिखा जाता है? सत्यमेव जयते लिखा जाता है। और सत्यमेव जयते जो है आपका सारनाथ में, सारनाथ का है यूपी के अंदर, सारनाथ यूपी में ये स्तंभ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ठीक है, अपने अशोक स्तंभ सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते शब्द है, ये देवनागरी लिपि में, हिंदी की देवनागरी लिपि है, उससे लिया गया। और ये उसमें लिखा गया, और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषद आप पढ़ते हैं कि हमारे जो उपनिषद है, उपनिषद में एक मुंडकोपनिषद आता है, उपनिषद से ही ये लिया गया। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब मिला था? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा मिला था। किसको? राष्ट्रीय चिन्ह को। राष्ट्रीय चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, दूसरा, उसके बाद चलते हैं, हमारा दूसरा आ जाता है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान कौन सा? बचपन से स्कूल में जैसे ही अपने इंटर करते हैं वहीं से शुरू हो जाता है आपका जन गण मन। हम इनका आदर करते हैं क्योंकि जब भी ये कहीं बजता है नेशनल सॉन्ग, तो हम वहीं सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम इसका आदर करते हैं। तो जन गण मन ये हमारा राष्ट्रीय गान है। जब भी कोई कार्य, शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो हम उसकी शुरुआत जन गण मन से ही करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, उसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है।
उसको गाने के लिए कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने के लिए। राष्ट्रीय गान को गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। हाँ, कई बार ये भी हो जाता है कि अगर समय की ऐसा हो कि कोई दुखद घटना है तो उस समय ये मात्र 20 सेकंड में भी ख़त्म किया जा सकता है। प्रथम 2 लाइनें और लास्ट की 2 लाइनें गा करके इसको 20 सेकंड में क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं राष्ट्रीय गान को। तो इसको 24 जनवरी 1950 को क्या मिला? राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। अब इस राष्ट्रीय गान को लिखने वाला व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गीतांजलि। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है, इसने लिखा था। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। अगर पूछा जाए कि प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके लिए मिला भाई? गीतांजलि के लिए मिला था। क्यों? गीतांजलि में क्या लिखा हुआ आपका? जनगण मन लिखा हुआ है। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को कब गाया गया सबसे पहले? 27 दिसंबर 1911 को एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज पंचम के समान में अध्यक्षता इसकी विश्वनाथ नारायण कर रहे थे कलकत्ता अधिवेशन की। तो जॉर्ज पंचम के समान में ये जनगण मन गीत गाया गया था। और इसका अंग्रेजी में रूपांतरण, जो जनगण मन है, इसका अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1919 में। किस नाम से किया था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रीय गान जनगण मन, और इसी का अंग्रेजी में रूपांतरण में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ये लिया गया। 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या भाई? वंदे मातरम। मुझे लगता है जब ये राष्ट्रीय गीत गाते थे, ये तो किसको ही नहीं आता, किसी को आता ही नहीं था। पीछे गुणगुण 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 करते थे, क्योंकि इसके तो वंदे मातरम आपने देखा, सुजलाम सुफलाम, पता नहीं वो यहीं तक आता था। उसके बाद तो पता नहीं क्या बोलते थे, समझ में नहीं आता था। स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तो आप सीख गए होंगे। तो वंदे मातरम जो अपना राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड का समय लगता है। 65 सेकंड का समय लगता है इसको गाने के लिए। राष्ट्रगान को 52 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड का समय लगता है, मतलब 1 मिनट 5 सेकंड। राइट। उसके बाद इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा 26 जनवरी 1950 को, देखो 2 दिन का फर्क है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय गान जो था वो 24 जनवरी को था, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और वंदे मातरम जो है वो किसकी पुस्तक से किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था 1876 में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में लिखा था राष्ट्रीय गीत 1876 ईस्वी में, ध्यान रखें। उसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। किसका? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पशु। क्या आ गया? राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या भाई? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ आपने नाम सुना होगा, टाइगर। ये टाइगर, वैज्ञानिक नाम जिसका पैंथेरा टाइगर्स लिनायास है, ये जरूर ध्यान रख लेना। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनायास। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? एमपी के अंदर है, इसलिए बाघों का घर किसको कहते हैं? एमपी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, बाघ से याद आया कि बाघ भारतीय एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। उसके तहत जीवों को क्या मिला था? संरक्षण मिला था। फिर
ये बाघ के बारे में बात करें तो 1973 में एक प्रोजेक्ट चला था, टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। जब से 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था कि वनों में जो जीव रहते हैं उनके संरक्षण के लिए जब अधिनियम आया था, फिर स्पेशल बाघों के लिए अलग से एक अधिनियम आया, टाइगर प्रोजेक्ट 1973। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, अलग से इसको विशेषतः ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं राष्ट्रीय पक्षी। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया था, ये चीज़ें ऊपर नोट करनी थी। ये देखो, भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 को ध्यान रखना, ठीक है। अब राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? पाओ क्रिस्टेस। पाओ क्रिस्टेस याद नहीं होता, ऐसे रखना। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस है। मोर पाओ पाओ करता है भाई, पियो 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 करेगा ना, पियू पियू। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस है। चले आगे, राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग, और राष्ट्रीय पंचांग है भाई शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग मतलब हो गए कैलेंडर एक तरीके से। आजकल तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर को अपना रखा है सबने, जिसके थ्रू चलते हैं अपने। आज हम भी उसी के थ्रू चलते हैं। अंग्रेजों के दिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेकिन जो हमारा शक संवत जो है कैलेंडर, इसको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा मिला हुआ है। इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। शायद ही इन महीनों को कोई जानता है। आजकल की जो पीढ़ी है वो इन महीनों को भूलने लग गई, क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होते, पहली बात तो ये। और इनको याद करते हैं या तो जब अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस समय भी त्यौहार आते हैं तो इनको याद करना पड़ता है। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वही चलते हैं, सब जगह वही काम आते हैं। तो इनके भी ध्यान रखें। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो ये 12 महीने जरूर याद रखें। इनके हिसाब से अपने त्यौहार आते हैं सारे। और चैत्र शुक्ल एकम का हमारा नया साल आता है। हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। तो हमारा जो संवत है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय संवत, शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा मिला था। शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी को। कुषाणवंश का राजा था कनिष्क। कुषाणवंश के राजा कनिष्क के समय 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। एक आता है विक्रम संवत, ये भी ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य के समय शुरू किया गया। 57 ईसा पूर्व है इसमें, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व का मतलब हो गया जब अपनी सदी 0 वर्ष से शुरू हुई थी, उससे 57 साल पहले। आज अगर आप विक्रम संवत देखेंगे कितने विक्रम संवत चल रहा है तो ये 57 जुड़ जाएंगे। आज जैसे 2023 चल रहा है, 23 चल रहा है ना, तो 2023 चल रहा है, तो 2023 में क्या हुआ, 23 में ये 57 जुड़ जाएंगे, जुड़ जाते हैं। 8 5 और 2 7, तो 2078 आज वर्तमान विक्रम संवत चल रहा है। वहीं अगर आप शक संवत निकालेंगे तो क्या करेंगे, वर्तमान कितना चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 में से 78 घटवा देंगे। जितना बचा वो क्या हमारा शक संवत हो जाएगा। कितना बचा, 13 में से 8 गए 11, फिर 11 में से 7 गए 4 या 9, 1941 हमारा क्या चल रहा है, शक संवत चल रहा है। तो इस प्रकार से है। तो शक संवत क्या है, हमारा राष्ट्रीय संवत है। उसके बाद आ गया आपका दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा है। सभी ने देखा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का सभी सम्मान करते हैं। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये देखिए मैंने बनाया यहाँ राष्ट्रीय ध्वज आपका। ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, पहला रंग ऊपर ही ऊपर उसमें केसरिया रंग होता है, उसके बाद इसमें सफ़ेद रंग होता है, उसके बाद नीचे नीचे इसमें हरा रंग होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है, हमारा समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग आपका हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। अब इसी जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसके अंदर एक अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र होता है जिसके अंदर 24 तीलियाँ होती है। इस प्रकार से ये 24 तीलियाँ होती है, ठीक है। ये 24 तीलियाँ ध्यान रखना। इस 24 तीलियों में एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि 24 तीलियाँ जो होती है
इस प्रत्येक दो तीलियों के बीच में, मतलब 24 तीलियाँ हैं, दो तीलियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो दोस्तों 15 डिग्री का कोण बनता है। कैसे बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये पूरा अशोक चक्र हो गया, मतलब अशोक चक्र का मतलब हो गया इसमें पूरा कितने डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण बन गया। और इसके अंदर कितने कोण हो गए? ऐसे 24 तीलियाँ हैं, तो 24 का इसमें भाग दे देंगे तो कितने डिग्री का बना? 15 डिग्री का कोण बन जाता है। ये पेपर में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट बहुत बार पूछा गया, आपको सबको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बहुत बार पूछा जाता है। 3:2, मतलब लंबा तो कितना है? 3 और चौड़ा कितना है? 2। थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो आप देख लेना कि पहले लंबाई है पहले चौड़ाई लिखी हुई है। कई बार उल्टा भी पूछ लेता है, 3:2 भी पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। फिर सर्वप्रथम इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में फहराया था। सबसे पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी। उसी समय इसको सबसे पहले वहाँ फहराया गया था, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, सबसे पहले वहीं फहराया गया था। उसके बाद इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार करी थी? पिंगली वेंकैया ने इसकी डिजाइन तैयार करी थी। मैडम बीकाजी को राष्ट्रीय भारतीय ध्वज की जनक की माना जाता है, क्योंकि इसने कहते हैं मैडम बीकाजी को भारतीय ध्वज की जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1907 को जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में इसने सबसे पहले इसने इस भारतीय ध्वज का नाम लेके संबोधित किया था, इसलिए मैडम बीकाजी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय ध्वज की जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए हम 15 देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा देश है जो इसको 15 अगस्त के दिन शोक दिवस के रूप में मनाता है, वो बांग्लादेश है। देखो 15 अगस्त भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 15 अगस्त को भारत तो स्वतंत्रता दिवस मनाता है, साथ साथ में दक्षिण कोरिया भी मनाता है। और शोक दिवस बांग्लादेश मनाता है। क्यों मनाता है शोक दिवस? शोक दिवस इसलिए मनाता है कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान की इस दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1975 को। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हुई थी। भारत महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है, ऐसे ही बांग्लादेश अपना राष्ट्रपिता किसको मानते थे? शेख मुजीबुर रहमान को अपना राष्ट्रपिता मानते थे, और इस दिन इसकी मृत्यु हुई, इसीलिए यहाँ पर शोक दिवस मनाया जाता है। फिर आता है आपका दोस्तों राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प का हमारा क्या है? कमल का फूल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, याद रह जाएगा, कमल का नेलम्बो न्यूसीफेरा। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी हमारी क्या है? गंगा है भाई। राष्ट्रीय नदी सबको पता है, पवित्र नदी गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, और 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी का क्या मिला था? दर्जा मिला था। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का क्या मिला था? दर्जा मिला था। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, और आम आपने खूब खाए होंगे। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। जैसे आम की बात आ गई तो आप एक काम कर दीजिए, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही आम अपने चैनल पे मिलते रहेंगे। देखो सुबह सुबह मैंने आम लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, ऐसे ही आम और लेके आएंगे हम अगले वीडियो में, देखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा बरगद है, और बरगद का जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेसिस। फाइकस वैनगेलेसिस, इसको ध्यान रखना भाई, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये। राष्ट्रीय बरगद वृक्ष जो बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, फाइकस वैनगेलेसिस है। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। वर्तमान में मनप्रीत सिंह इसके क्या है? कप्तान है। और हॉकी अभी विश्व कप आपको पता है अपने इंडिया में चल रहा है, उड़ीसा के अंदर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना।
हॉकी विश्व कप इंडिया में चल रहा है 2023 के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, अभी चल ही रहा है, इंडिया तो बाहर हो गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है हमारा? भारत रत्न है भाई। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का अगर कोई सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद उसके बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ये उसके बाद दूसरा, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ठीक है। ये पुरस्कार भारत के। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों आ गया राष्ट्रीय नारा, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते कौन सी भाषा का लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और हमने कहाँ से लिया इसको हमने लिया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया? अपने मुंडको उपनिषद से लिया हमने सत्यमेव जयते को। और सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये कहाँ लिखा जाता है? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा जाता है। अशोक स्तंभ के नीचे। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? डॉल्फिन मछली। राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन मछली, जो गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था। और डॉल्फिन मछली को कब मिला था? 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली। राष्ट्रीय पशु दोस्तों हाथी है अपना। राष्ट्रीय पशु कौन सा? हाथी। हाथी चल मेरा साथी है, हाथी राजा कहाँ चले। ये हाथी राजा राष्ट्रीय पशु है हमारे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। अरे वाह, जलेबी, कहीं तो मुँह में पानी आ गया मतलब जलेबी के नाम लेते। जलेबी, आज जलेबी मंगवाए खा लेना, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है, थोड़ा ध्यान रखना। राष्ट्रीय पेय पदार्थ की है भाई, चाय है। देखो तो चाय हो जाए फिर 2-2 कप। राष्ट्रीय पेय पदार्थ चाहिए जाए, तभी तो अपने मेहमानबाजी में सबसे पहले चाय पूछते हैं, आते चाय पानी लेंगे या फिर घर जाके पियोगा। तो राष्ट्रीय पेय पदार्थ क्या हमारा? चाय है। राष्ट्रीय स्मारक हमारा क्या है भाई? लाल किला। जब भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हमारे जो पीएम साहब है लाल किले पे ध्वजा कब फहराते हैं? आप बताएंगे। 15 अगस्त को फहराते हैं या 26 जनवरी को? चलिए मैं आपके ज्ञान का आंकलन कर लेता हूँ कि आप बताएंगे लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजा कब फहराता है, राष्ट्रीय ध्वज कब फहराता है? 15 अगस्त को फहराता है या फिर 26 जनवरी को? आप ऑप्शन में डाल दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फिर ये लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजा कब फहराता है। लाल किला सांझा ने बनाया था, ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक है दिल्ली के अंदर, आपको पता ही है। फिर राष्ट्रीय पोशाक है वो क्या है? जोधपुरी कोट है भाई। देखो राजस्थान की छाप यहाँ है, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। तो उसके बाद एक लायक तो बनता है यार, जोधपुरी कोट को, मतलब राजस्थान की चर्चा हो रही है तो एक लायक तो बनता है। राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा क्या भाई? गीता है। राष्ट्रीय ग्रंथ हमारी लास्ट में सबसे अंतिम गीता, और गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो ये दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बना नहीं है, 20-22 मिनट का वीडियो बना है। इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन फंस सकते हैं एग्ज़ाम में, और ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है। और ये चीज़ें अपने को पता भी होना चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थोड़ी सी हमने मेहनत करी है तो हमें भी मेहनत का थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए, हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई वीडियो के साथ, अच्छी से एक वीडियो के साथ। हम जो कंटेंट लेके आते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करते हैं, बाकी उल्टा सीधा हम पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। कम वीडियो आते हैं, कारण इसके पीछे कोई ऐसा वीडियो लेके आते हैं कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।